नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महाकुंभ 2025, जिसे दिव्यता, भव्यता और सुरक्षा के त्रिवेणी संगम के रूप में देखा जा रहा है। इस बार नजारा सिर्फ आस्था और श्रद्धा का नहीं होगा, बल्कि महाकुंभ में जन आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखाड़ों का महाकुंभ नगर में प्रवेश का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे योगी सरकार महाकुंभ 2025 को दिव्यता और अभेद्यता की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में जन आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखाड़ों का महाकुंभ नगर में प्रवेश का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में रविवार को महाकुंभ 2025 के लिए श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े ने पूरी भव्यता, राजसी अंदाज और विशिष्ट संदेश के साथ महाकुंभ नगर में प्रवेश किया। जगह जगह श्रद्धालुओं और महाकुंभ प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर अखाड़े के संतों का स्वागत किया। त्रिवेणी के तट पर लगने जा रहे आस्था के महासंगम में सनातन धर्म के कई अखाड़ों का महाकुंभ नगर में प्रवेश का सिलसिला तेज हो गया है। रविवार को सनातन धर्म के 13 अखाड़ों में सबसे पहले अस्तित्व में आए श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े का महाकुंभ नगर छावनी में प्रवेश हो गया। बता दें कि श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने अपने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी जी की अगुवाई में अपनी छावनी में प्रवेश किया। छावनी प्रवेश यात्रा की शुरुआत अखाड़े में मडौका स्थित आवाहन अखाड़े के स्थानीय आश्रम से हुई। वही अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी जी का कहना है कि श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा सबसे प्राचीन अखाड़ा है, जो अब तक प्रयागराज में 122 महाकुंभ और 123 कुंभ कर चुका है। अपने विशिष्ट संकल्प के साथ अखाड़े ने महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया है। कई मार्गों से होते हुए अखाड़े ने तो त्रिवेणी पांटून पुल से अपनी छावनी में प्रवेश किया। अखाड़े के श्री महंत गोपाल गिरी बताते हैं कि अखाड़े की इस छावनी प्रवेश यात्रा में 1 दर्जन से अधिक महामंडलेश्वर और 51 श्री महंतों के अलावा बड़ी संख्या में नागा सन्यासी भी शामिल हुए। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की इस भव्य छावनी प्रवेश यात्रा में रथों में सवार महामंडलेश्वर के अलावा घोड़ों और ऊंटों में सवार नागा सन्यासी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने। प्रवेश यात्रा में सबसे आगे अखाड़े देवता भगवान गजानन की रथ था। इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वर रमता पंच, वही रमता पंच के अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का रथ चल रहा था। प्रवेश यात्रा में संतों की तरफ से वृक्ष लगाओ, सृष्टि बचाओ के नारे भी लगाए जा रहे थे। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी जी का कहना है कि उनके अखाड़े का मूल उद्देश्य सनातन का प्रचार प्रसार और धर्म की रक्षा करना है, लेकिन वर्तमान समय में सृष्टि के सामने सबसे बड़ा संकट पर्यावरण की रक्षा का है। इसके लिए वो वृक्ष लगाओ सृष्टि बचाओ महाअभियान के अंतर्गत श्रद्धालुओं और सनातनियों से वृक्ष लगाने का संकल्प ले रहे हैं। उनका कहना है कि वो स्वयं महाकुंभ में इस बार अखाड़े में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में 51,000 फलदार पौधे दे रहे हैं। अखाड़े के शिविर में धरा की रक्षा के लिए भी विविध योजनाएं किए जाएंगे। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा ने 11 किलोमीटर का सफर तय कर सेक्टर 20 में स्थित अपनी छावनी में प्रवेश किया। अखाड़े की भव्य और दिव्य यात्रा का शहर ने जगह जगह स्थानीय लोगों और महाकुंभ प्रशासन की तरफ से पुष्प वर्षा से स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।
महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए योगी सरकार का हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं इसी के मद्देनजर प्रयागराज में रविवार को एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाकुंभ में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज के कुंभ मेला परेड स्थित पुलिस लाइन में महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए जनपद प्रयागराज के सभी हितकारियों के साथ महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदुओं पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी, जबकि सभी तैयारियों को समय पर पूरा कर लिया जाएगा। आश्वस्त किया गया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रयागराज में सर्वप्रथम एसएसपी कुंभ मेला प्रयागराज राजेश द्विवेदी द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों और हितधारकों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके बाद क्रमशः यातायात एवं मूवमेंट प्लांट, पार्किंग प्लान, सिग्नल यूज पॉलिथीन संबंधित और स्वच्छ कुंभ मेला संचालन, रेलवे मूवमेंट प्लान, मेला लेआउट प्लान, आपदा प्रबंधन कार्य योजना और अन्य आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी क्रम में एडिशनल डीसीपी कमिश्नरेट प्रयागराज कुलदीप सिंह द्वारा कुंभ मेले और शहर क्षेत्र की संपूर्ण यातायात व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी गई और प्रमुख मार्गों, स्थलों, पार्किंग स्थलों, रेलवे और बस स्टैंड के पार्किंग स्थलों पर ट्रैफिक प्लान को साझा किया गया। पुलिस अधीक्षक यातायात कुंभ मेला अंशुमन मिश्रा द्वारा मेले के महत्वपूर्ण सड़कों, पीपा पुलों और छोटे मार्गों के विषय में जानकारी साझा की गई। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं के विषय में विस्तृत योजना से अवगत कराया गया। इस दौरान जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा बताया गया कि जगह जगह भंडारे करने की परमिशन सूची प्राप्त करने के बाद दी जाएगी, लेकिन मुख्य मार्ग पर भंडारे की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसी क्रम में ये भी बताया गया कि आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण तैयारी डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से कर ली गई है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, मेडिकल टीम और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं द्वारा तैयारी कर ली गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति का सामना किया जा सके। हॉस्पिटल में 25 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था और प्रयागराज को स्वच्छ बनाए रखने की भी चर्चा की गई है। डीएम मेला द्वारा अधूरे कार्य के संबंध में बताया गया कि कम से कम समय में सभी कार्य पूरा कराया जाएगा। वृक्षारोपण, सड़क सौंदर्य जैसे सभी कार्य जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे ताकि डिजिटल महाकुंभ का सपना साकार हो, जिसमें सभी हितधारकों और प्रयागराज के नागरिकों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान आईजीपीएसी द्वारा अनुभव को साझा करते हुए बताया गया कि सभी मिलकर इस महाकुंभ को सफल बनाएंगे, जिसमें हितधारकों का साथ और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर भी कहीं कमी रह जाती है तो सब साथ मिलकर इस कमी को पूरा करेंगे। इसी क्रम में मंडलायुक्त प्रयागराज द्वारा कहा गया है कि महाकुंभ विश्व स्तर का आयोजन है, इसे हम सभी को मिलकर संपन्न करना है। ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन में जनपद प्रयागराज के हितधारकों का अमूल्य योगदान सदैव रहा है और आशा है कि इस महाकुंभ में भी आपका योगदान रहेगा। पुलिस आयुक्त द्वारा अपने संबोधन में बताया गया कि इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। आपदा व्यवस्था योजना, जल पुलिस, यातायात योजना, ड्रोन का प्रयोग, सर्विलांस और स्टेट और सेंट्रल की सभी एजेंसियां अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। लगभग 50,000 फोर्स इस महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराएगी। फिर भी हितधारकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। एडीजी जोन प्रयागराज द्वारा सभी अधिकारियों और हितधारकों की मेहनत की सराहना की गई और प्रबंधन में आ रही कमियों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया। ये भी कहा गया है कि इतना बड़ा आयोजन इतिहास में कभी नहीं देखा गया, लेकिन हम सभी प्रयागराज वासी और हितधारक मिलकर बड़े आयोजन को संपन्न कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।
नए साल में जल्दी महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है और इस मेले का आयोजन 12 साल पर किया जाता है। महाकुंभ में अधिक संख्या में साधु संत और श्रद्धालु शामिल होते हैं। वहीं नागा साधु भी देखने को मिलते हैं। नागा साधु बनने के लिए कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है। क्या है इसके लिए नियम, कैसे बनते हैं नागा साधु, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व होता है। साधु संत भौतिक सुखों का त्याग कर सत्य और धर्म के मार्ग पर निकल जाते हैं। इसके साथ ही उनकी वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। उनको ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। साधु संत आमतौर पर पीला, केसरिया या लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं। साधु संतों को ईश्वर के सबसे निकट माना जाता है। सन्यासी अपने पूरे सांसारिक जीवन का त्याग कर देता है और अपना समय भगवान का नाम सिमरन करने में लगाता है। साधु संतों में नागा साधुओं की चर्चा जरूर होती है। सबसे खास बात यह कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते हैं। वे कड़ाके की सर्दी में भी नग्न अवस्था में रहते हैं। वे शरीर पर धुनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब होता है नग्न। नागा सन्यासी पूरा जीवन नग्न अवस्था में रहते हैं और वे अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन मानी जाती है। अखाड़ों द्वारा नागा सन्यासी बनाया जाता है। हर अखाड़े की अपनी मान्यता और परंपरा होती है और उसी के अनुसार उनको दीक्षा दी जाती है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को बुड्ढों के नाम से भी बुलाया जाता है। अखाड़ों में शामिल होने के बाद इनको गुरु सेवा के साथ सभी छोटे काम करने के लिए दिए जाते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वे गांव या शहर की भीड़भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर, जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता जहां कोई भी ना आता जाता हो। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान वे नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वे सिर्फ लंगोट पहनते हैं। वे कुंभ मेले में प्रण लेते हैं कि जिसके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन कपड़ा धारण नहीं करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा ली जाती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है। इसके बाद यज्ञोपवीत होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वे अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे विश्वान कहा जाता है। उसके बाद नागा साधु बनकर तैयार होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। प्रयागराज एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसका प्रभु श्री राम से अटूट संबंध है। श्रृंगवेरपुर धाम से राम ने वनवास काल में गंगा नदी पार की थी। श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली होने के कारण से यह क्षेत्र श्रृंगवेरपुर कहलाता है और प्रभु श्री राम और उनके बाल सखा निषाद राज का यही मिलन स्थल है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ की वजह से चर्चा में है। ये सनातन संस्कृति की प्राचीनतम नगरी में से एक है। प्रयागराज की महत्वता और प्राचीनता का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर पुराणों और रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों में मिलता है। सनातन मतावलंबियों के आराध्य प्रभु श्री राम के जीवन और वनवास प्रसंग से प्रयागराज का विशेष संबंध है। रामायण में वर्णन मिलता है कि वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर प्रभु श्री राम प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने रात्रि निवास कर अपने बाल सखा निषाद राज की मदद से गंगा नदी पार की थी और वहां से भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंच गए थे। श्रृंगी ऋषि की तपस्थली होने की वजह से ये क्षेत्र श्रृंगवेरपुर कहलाता है। श्रृंगवेरपुर धाम और प्रभु श्री राम का संबंध उनके जन्म के भी पहले का है। रामायण में वर्णन आता है कि पुत्र कामिष्टि यज्ञ के लिए राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि के कहने पर श्रृंगी ऋषि को अयोध्या बुलाया था। श्रृंगी ऋषि के यज्ञ फल से ही राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी।
रामायण की कथा में वर्णित है कि प्रभु श्री राम की बहन शांता का विवाह ऋषि कृषि के साथ हुआ था। आज भी श्रृंगवेरपुर में श्रीगी ऋषि और शांता माँ का मंदिर है, जहाँ श्रद्धालु संतान प्राप्ति की कामना और पूजन करते हैं। धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंगवेरपुर धाम का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के सौंदर्यीकरण और भव्य कॉरिडोर का निर्माण करवाया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निर्देशानुसार लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से श्रृंगवेरपुर धाम में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम और उनके अन्य मित्र निषाद राज के मिलन की 52 फीट की प्रतिमा और पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रयागराज के पिछले दौरे में किया था। इसके साथ ही संज्ञा और रामचौरा घाट और निषाद राज पार्क में प्रभु श्री राम के आगमन के दृश्यों के म्यूरल बनाए गए हैं। साथ ही पर्यटन विभाग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए फैसिलिटी सेंटर और होम स्टे जैसी सुविधाएं भी चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हर 12 साल बाद होने वाला महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अद्भुत धार्मिक मेलों में से एक है। ये मेला इस बार 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है और इसकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से की जा रही है। जब ये मेला शुरू होता है तो सिर्फ ना श्रद्धालु बल्कि पूरे देश और दुनिया का ध्यान खींचता है। हर साल करोड़ों भक्त यहाँ आते हैं और संगम तट पर पवित्र स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेकर आशीर्वाद लेते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ का इतिहास और महत्व बेहद दिलचस्प है। इसके आयोजन का संबंध एक प्राचीन पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, जो समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत कलश से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए भयंकर युद्ध हुआ था। ये युद्ध में अमृत कलश से कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिरी और इन पवित्र बूंदों ने 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों को पवित्र बना दिया: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि महाकुंभ हर 12 साल में इन पवित्र स्थलों पर आयोजित किया जाता है। लेकिन 12 साल का अंतर क्यों होता है? ये रहस्य शास्त्रों में छिपा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए 12 दिनों तक युद्ध चला था। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य के 12 साल देवताओं के 12 दिनों के बराबर होते हैं, इसलिए हर 12 साल बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। और जब ये पवित्र स्नान के आयोजन होते हैं तो हर एक बूंद से गंगा यमुना संगम के जल में भक्तों के पाप धोने की एक अद्भुत शक्ति नजर आती है। प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है, यानी तीर्थों का राजा, क्योंकि यहीं पर ब्रह्मा जी द्वारा पहला यज्ञ किया गया था। यह स्थान न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। मानसिक शांति मिलती है, बल्कि वो जीवन के हर संकट से मुक्ति पाने की प्रार्थना भी करते हैं। महाकुंभ का दृश्य स्वयं में मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। कल्पना करें, जब संगम तट पर लाखों लोग एक साथ स्नान करते हैं तो ये दृश्य आंखों को शांति और दिल को सुकून देने वाला होता है। हर कोई अपने दिल में आस्था, विश्वास और भक्ति के साथ आता है और इस महान आयोजन का हिस्सा बनता है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ आकर कोई भी भक्त न सिर्फ पापों से मुक्ति पाता है बल्कि जीवन की नई दिशा और ऊर्जा भी प्राप्त करता है। यह अवसर न केवल धार्मिक है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 12 साल बाद होने वाले ये आयोजन एक बार फिर सभी को एक साथ लाता है और यही इसकी असल विशेषता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। महाकुंभ 2025 में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है और ये आयोजन अपनी भव्यता और समन्वय में हर किसी को हैरान करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत के चलते इस महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी समस्या के इस महान अवसर का हिस्सा बन सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजिट से पहले महाकुंभ की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि हर विभाग मिलकर काम करे ताकि हर कोई समय पर इस अद्भुत आयोजन का अनुभव ले सके। ये रिपोर्ट देखिए।
महाकुंभ की सफलता का राज है विभागीय समन्वय और अधिकारियों का अद्भुत टीम वर्क। प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी और एडीजी की अध्यक्षता में बैठक में ये स्पष्ट किया गया कि हर कार्य समय पर पूरा किया जाएगा। पांटून पुलों के निर्माण में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और नाइट शिफ्ट में भी कर्मचारी बिना रुके मेहनत करने में लगे हुए हैं। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी अजय चौहान ने कहा कि जल्दी पांटून पुल पूरी तरह से काम करने लगेगा ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के स्नान और अन्य धार्मिक कार्यों में भाग ले सकें। साथ ही साइनेज का लगाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है ताकि दिशा निर्देश स्पष्ट और सुविधाजनक हों। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बताया कि मेला क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर निरंतर जल छिड़काव किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी और धूल से राहत मिल सके। टैंकरों में जीपीएस लगाने की योजना है ताकि जल की आपूर्ति सही तरीके से और प्रभावी रूप से हो सके। शहर और मेला क्षेत्र में सौंदर्यीकरण का कार्य भी तेज गति से चल रहा है, जिससे महाकुंभ के दौरान एक साफ और सुंदर वातावरण सुनिश्चित हो सके। जल निगम की टीम सप्ताह भर में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करेगी। महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रैफिक व्यवस्थाएं तैयार की गई। एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि शाही स्नान के दौरान ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग्स एरिया और शटल बसों के रूट पहले ही तय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी के लिए स्वास्थ्य, फायर और जल पुलिस को भी तैयार किया गया है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सके। पार्किंग व्यवस्था को भी सख्ती से लागू किया गया है ताकि यातायात में कोई रुकावट ना हो और श्रद्धालु को सुगमता से पार्किंग मिल सके। मेलाधिकारी विजय कर्ण आनंद ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए स्टेशन के पास एक विकसित किए गए हैं ताकि उन्हें स्नान के दौरान कोई समस्या ना हो। चेकर्ड प्लेट बिछाने का काम भी तेजी से हो रहा है और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। मेला क्षेत्र में प्रत्येक मार्ग पर चेकर्ड प्लेट बनाने का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। महाकुंभ 2025 एक यादगार और शानदार आयोजन बनने जा रहा है, जहां प्रशासन, अधिकारियों और कर्मचारियों का समर्पण और मेहनत साफ नजर आ रही है और हर पहलू पर ध्यान देते हुए ये सुनिश्चित किया गया कि हर श्रद्धालु को एक शानदार अनुभव हो, चाहे वह स्नान पर्व हो या किसी अन्य धार्मिक कार्य में भाग लेना। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजन को आकर्षक बनाने के लिए मद्देनजर चित्रकारी का काम भी जोरों पर चल रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज की पहचान पूरे विश्व में त्रिवेणी संगम से होती है और संगम की पहचान यहाँ तैरती नावों से ही है। नाव और नाविक ही हैं जो श्रद्धालुओं को तट से संगम की त्रिवेणी धारा तक ले जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित महाकुंभ बनाने के अभियान में संगम तट की नावों और नाविकों का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक और सीएम योगी ने अपने हाथों से नाविकों को लाइफ जैकेट और सुरक्षा बीमा सर्टिफिकेट जारी किए। साथ ही उनके नावों की मरम्मत और सुंदरीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा यमुना के घाटों और उनमें चलने वाली नावों को साफ स्वच्छ रखने के साथ ही उन पर पेंटिंग और चित्रकारी भी की जा रही है। नमामि गंगे मिशन के तहत लगभग 2000 नावों की पेंटिंग की जा रही है। इसी के साथ संगम के पक्के घाटों और नावों को भी चित्रित और पेंट कर सुंदरीकृत किया जा रहा है और उन पर स्वच्छता के संदेश भी लिखे जा रहे हैं जो श्रद्धालुओं को स्वच्छ महाकुंभ अभियान में जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण में एसडीएम अभिनव पाठक ने बताया कि पेंट माई सिटी अभियान के तहत पूरे प्रयागराज शहर और नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत संगम क्षेत्र के घाट और नावों के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे मिशन के तहत मेला प्राधिकरण 5 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में पेंटिंग और चित्रकारी का कार्य करवा रहा है ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को सुखद अनुभव हो और वो पेंट किए गए स्वच्छता संदेशों से प्रेरित होकर नदियों को स्वच्छ रखने में योगदान दें।
प्रयागराज संगम में पीढ़ियों से नाव चलाने वाले नाविक और मल्लाहों का कहना है कि कुंभ 2019 और महाकुंभ 2025 में पहली बार हम नाविकों की सुध लेने वाली कोई सरकार आई है। नाविक सियाराम निषाद का कहना है कि इसके पहले की सरकारें कुंभ और महाकुंभ जैसे बड़े अवसर पर केवल लाइसेंस जारी करती थी और नाव यात्रा के रेट तय करती थी। हम नाविकों को और किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती थी। सीएम योगी की सरकार ने इस महाकुंभ में हमें लाइफ जैकेट तो दिया ही, साथ ही सुरक्षा बीमा के साथ नाव यात्रा का रेट 50% बढ़ा दिया है और अब हमारी नावों की मरम्मत और पेंटिंग भी करवा रही है। इससे बढ़कर हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। प्रयागराज में 13 जनवरी से आयोजित होने जा रहे आस्था के जन समागम में आने वाले श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था के लिए प्रशासन ने नदी यातायात प्रबंधन योजना भी तैयार की है। महाकुंभ के सभी 50 घाटों के लिए ये योजना लागू हो रही है। इसके लिए नियमित अभ्यास भी किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में 4000 से अधिक नावों का संचालन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।